बहुजन समाज पार्टी की प्रदेश की बैठक धर्मपुर विधानसभा में इधर ऑर्गेनाइज किया है और इस प्रदेश की बैठक में हमारे सभी साथी जो प्रदेश के जिम्मेदार साथी हैं, जो कोऑर्डिनेटर हैं और प्रदेश के अध्यक्ष, सभी लोग आज इस मीटिंग में और उनके साथ हम भी इधर शिरकत करने आए हैं। और प्रदेश की बैठक का मकसद होता है कि प्रदेश में जो वर्क दिया गया था 1 महीने पहले, वो कहाँ तक पूरा हुआ और उस पर चर्चा होती है, संगठन पर चर्चा होती है और फर्दर 1 महीने के लिए जो बहन जी का दिशा निर्देश है बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी का, उस आदेश को हम लोग इम्प्लीमेंट कराते हैं। तो इस मकसद से आज ये धर्मपुर विधानसभा में एक कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किया गया है। इसमें हम फर्दर बहन जी के वो नए आदेश, दिशा निर्देश हैं, उसको इम्प्लीमेंट कराएंगे और आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए किस तरह से बेहतर संगठन बने, उस पर चर्चा करेंगे। इसलिए प्रदेश की बैठक हमारी ज़्यादातर गोपनीय तरीके से ही रहती है, जिसमें हम संगठन पर चर्चा करेंगे। इस मकसद से आज इधर हम लोग चल के आए हैं। ऊना में प्रदेश की बैठक में उपस्थित था, तो मेरा भी मत था कि ऊना में ही हमेशा प्रदेश की बैठक न हो, तो नेक्स्ट बैठक जो है मंडी में की जाए। तो प्रदेश अध्यक्ष और यहाँ के हमारे साथियों ने कहा कि इसको बैठक को हम ऑर्गेनाइज करेंगे और ऑर्गेनाइज किया, अच्छे से ऑर्गेनाइज किया है। मैं उसके लिए भी आप लोगों का धन्यवाद करता हूँ। जहाँ तक संगठन का, पार्टी का, क्योंकि प्रदेश की बैठक का प्रोग्राम ही होता है कि फर्दर आपको संगठन में किस तरह वर्क करना है। हमें लगता है कि हर स्टेट की बैठक में इसी पे चर्चा होती है और आज भी मैं उसी बात से चर्चा स्टार्ट करूंगा कि बाबा साहब ने 26 जनवरी 1950 को जब संविधान सुपुर्द कर रहे थे, तो उन्होंने ये बात कही थी कि नए संविधान या आज जो संविधान हमने पेश किया है, इसमें हमारे समाज के लोगों को राजनीतिक क्षेत्र में बराबर या समानता तो मिलेगी, बराबरी का हक तो मिलेगा, लेकिन आर्थिक और सामाजिक क्षेत्र में एक गैर बराबरी की व्यवस्था बनी रहेगी, या हम ये कहें कि विरोधाभास की जिंदगी में आज से आप प्रवेश करेंगे। ये बाबा साहब के शब्द। मैंने कहा कैडर का सब्जेक्ट नहीं है, स्टेट की बैठक है, लेकिन मैं थोड़ी सी 2 लाइन कह के मैं आऊंगा इस मुद्दे पे। बाबा साहब ने कहा और उसको मान्यवर साहब ने समझा, और मान्यवर कांसीराम साहब ने जब इस बात को समझा तो उन्होंने जो आर्थिक और सामाजिक क्षेत्र में पिछड़ापन हमारे समाज का, उसको दूर करने का जो रास्ता खोजा, वह एकमात्र रास्ता था, वह रास्ता था पॉलिटिकल पावर। मैं कभी कभी आप लोगों को भी बताता हूं कि हमने एक बार मान्यवर कांसीराम साहब को ये कह दिया था, क्योंकि आप लोगों से कई बार मेरी बातें हुई हैं कि मैं 93 में मान्यवर साहब से ही जुड़ा, तब मैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में रिसर्च कर रहा था। हमने केवल इतना कह दिया था कि साहब हम तो राजनीतिक क्षेत्र में नहीं आएंगे, हम तो सर्विस करेंगे और अपने माँ बाप को रोटी का प्रबंध करेंगे और उसके बाद उनको सम्मान दिलाएंगे। मान्यवर कांसीराम साहब ने कहा था कि रोटी तो समझ में आती है कि अच्छी नौकरी करके रोटी का प्रबंध कर सकते हो, लेकिन तुम अपने समाज को सम्मान कैसे दिलाओगे, अपने माँ बाप को सम्मान कैसे दिलाओगे, उसको मुझे समझा। और उन्होंने मुझे कहा था कि तुम्हारे समाज का कलेक्टर, सबसे बड़ा पोस्ट कलेक्टर की होती है, IAS की होती है, जो सेक्रेटरी भी बनता है, भारत सरकार में भी वो चलाता है। उन्होंने कहा ये सेक्रेटरी या IAS भी तुम बन जाओगे तो भी इस व्यवस्था में तुम अपने समाज को सम्मान नहीं दिला पाओगे। उस समय टीवी पे चल रहा था कि एक दलित समाज का IAS का अपमान हो गया, राजस्थान में बड़ा दुखी था।
माननीय कांसी राम साहब ने कहा कि इस देश का कलेक्टर भी इस व्यवस्था में चेंज नहीं कर सकता, तो तुम समाज तो छोड़ो, अपने माँ बाप को भी सम्मान नहीं दिला सकते। अगर माँ बाप को भी सम्मान दिलाना है तो पॉलिटिकल पावर की मास्टर चाबी अपने हाथों में लेनी। यह बात मेरी समझ में आई, इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि माननीय कांसी राम साहब ने इस समाज को जो सामाजिक रूप से और आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ या पिछाड़ा गया या गिराया गया, उस समाज को सम्मान दिलाने के लिए उन्होंने कहा पॉलिटिकल पावर की मास्टर चाबी हमें अपने हाथों में लेनी। और उसके लिए उन्होंने, आप लोग अच्छी तरह जानते हो, मैंने कहा आज मुझे लंबा समय नहीं लेना है, क्योंकि कभी आप कैडर का कार्यक्रम रखें तो टू द पॉइंट बात हो। तो उस तरह फिर उन्होंने बामसेब बनाई, DS4 बनाई, बहुजन समाज पार्टी बनाई, ये तमाम गठन किया। और गठन करने के बाद आपको आज बहुजन समाज पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी का प्लेटफार्म दिया। मकसद केवल इतना है कि सताए गए लोग या अपमानित किए गए लोग, इनको राजनीतिक सत्ता अगर इनके हाथों में आएगी तो फिर ये लोग हक, अधिकार, मान और सम्मान प्राप्त कर पाएंगे। अब इसके लिए मैं बार बार स्टेट की बैठक में आपसे रिक्वेस्ट करता हूं। राजा राम जी दिल्ली से आएंगे, सुमरत जाटव राजस्थान से आएंगे, दयाचंद जी हरियाणा से आएंगे। हमें तमाम स्टेटों से घूमते घूमते 2 दिन 4 दिन के लिए आपके स्टेट में आना है, लेकिन वर्क हमारे आने से नहीं बढ़ेगा। या हिमाचल में अगर आप मजबूत होंगे, सत्ता प्राप्ति के रास्ते पे चलेंगे या सत्ता प्राप्ति करेंगे, तो उसके लिए संघर्ष आपको करना पड़ेगा। हम तो 1 दिन आएंगे, 2 दिन आएंगे, 4 दिन आएंगे, बाकी काम तो आपको ही करना पड़ेगा। और हमने बार बार मैं एक बात कहता हूं कि आपको बहुत बड़ा काम नहीं करना है। जैसे हम कहें कि हमारे पास तो पूरा प्रदेश है, हमारे पास पूरा जिला है, मतलब लोड ज्यादा है। मैं तो बड़ी आसानी से कहता हूं कि आप जहां पर भी हैं, आप जिस गांव में हैं, जिस कस्बे में हैं, जिस नुक्कड़ पे हैं, आप तो ये फैसला कर लो कि 1 महीने का टाइम है, मुझसे 5 लोग या 1 दिन में 1 आदमी या 1 सप्ताह में 2 आदमी को हमें बहुजन समाज पार्टी, बाबा साहब की विचारधारा, माननीय कांसी राम साहब की विचारधारा या माननीय बहन जी इस देश में करना क्या चाहती वो चर्चा करनी है, चाहे चाय की दुकान हो। अगर ये चर्चा आप स्टार्ट करें तो भी महीने में 2-4 आदमी तो आपके विचारधारा से तैयार हो जाए। और ये बहुत मुश्किल काम नहीं है, ये बहुत आसान काम। अब आप कहो नहीं साहब, प्रदेश की पूरी जिम्मेवारी हमारे पास है, इस कोने से उस कोने जाने के भौगोलिक स्थिति बहुत खराब है, ये चीजें तो हम भी जानते हैं। थोड़ा मोड़ा हमें जाने का मौका तो मिला। मैं मानता हूं कि परिस्थितियां अच्छी नहीं, लेकिन इस बुरी परिस्थिति में भी बहुजन समाज पार्टी का मूवमेंट आगे बढ़ सकता है। और ये करके माननीय कांसी राम साहब ने आपको दिखाया। हमारे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष जी हैं, इन्होंने भी किया। उस समय हालात आज से बेटर रहे तो किया। तो आज हम अगर इतना लोड लेके चलें, साहब परिस्थितियां अच्छी नहीं है, ये नहीं वो नहीं है, मेरा ये मानना है कि थोड़ा सा पॉजिटिव वे में दिमाग दौड़ा दीजिए कि भाई ठीक है, हमारे पास एक कस्बा है, हम वहीं बैठे, चाय की दुकान पे बैठे या कहीं भी बैठे, आज हम वो दलील देंगे। अगर हमसे जब चर्चा करेंगे, क्योंकि चाय की दुकान पे सबसे ज्यादा चर्चा होती है, नुक्कड़ पे सबसे ज्यादा चर्चा होती है, तो वहां हम चुप होकर, साइलेंट होकर नहीं सुनेंगे। हम ये भी तर्क देंगे कि अगर मोदी इस देश में बेटर है तो बेटर का कारण बताओ, कैसे बेटर है? आप तर्क दीजिए कि बेटर कैसे है मोदी। आपके पास तर्क की भरमार है, आप चाहो तो घंटों बोल सकते हो। जिस तरह मोदी जी ने देश को बेच दिया है, जिस तरह बेरोजगारों का बुरा हाल कर दिया, जिस तरह
जनता का बुरा हाल किया। मुझे लगता है कि घंटों आप बात कर सकते हो, सामने वाले को बोलती बंद कर सकते हो। बाबा साहब को भी आप अच्छी तरह जानते हैं और आप उसी में तर्क ये भी दे सकते हैं, भाई मेरी भी तो सरकार रही 5 साल, मेरी भी तो सरकार 4 बार बनी, 3 बार थोड़े कम समय के लिए बनी, लेकिन हमने भी किसी समाज का हित नहीं किया। हमने दलित समाज के लिए अगर अम्बेडकर गांव बनाया, उनके लिए सड़कें बनाई, उनके लिए बिजली की व्यवस्था की, हमने उनके लिए पानी का प्रबंध किया, तो सड़कें अगर आई तो बीच में ब्राह्मण समाज के गांवों को भी सम्मान मिला है, क्षत्रिय समाज को भी मिला है। अगर हमने नौकरियां दी हैं तो हमने केवल बैकलॉग में ही नौकरियां नहीं दी है, हमने जनरल में भी नौकरियां भरी हैं। अगर हमने वृद्धावस्था पेंशन दी है, विधवा पेंशन दी है, तो हमने केवल दलित को नहीं दिया है, हमने सभी समाज को दिया है। हमारे प्रदेश में सबसे ज्यादा कम्युनल राइट हुआ करते थे, दंगे हुआ करते थे। अयोध्या जैसे फैसला हमारी ही गवर्नमेंट में आया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने मुझे एक फोर्स नहीं दी थी, इसके बाद भी एक जगह भी कोई झड़प उत्तर प्रदेश में नहीं होने दिया। तो हमारी भी तो सरकार रही है। इसलिए हमने कहा आप अगर एक सप्ताह में 2 लोगों को भी अगर ये बात अपनी समझाने में सफल हो जाए तो भी मुझे लगता है इस मिशन को कोई रोक नहीं पाए। इसलिए मैं कहना चाहता हूं ये बहुत मुश्किल काम नहीं, लेकिन आप इंतजार करते हो प्रदेश की बैठक का, आप लोड लेके चलते हो पूरी विधानसभा का, आप लोड लेके चलते हो पूरे जिले का, आप लोड लेके चलते हो पूरे लोकसभा का, आप लोड लेके चलते हो पूरे प्रदेश का, और उसी चिंता में पड़े रहते हैं। तो ऐसे बात आपकी नहीं बनेगी। आप जितना समय आपको मिलता है, जितना सक्षम आप अपने आप को मानते हैं, जितना सामर्थ्य आपके पास है, जितना धन आपके पास है, आप उतना ही काम कर लीजिए। और जब स्टेट की बैठक होती है, जैसे आज मैंने कहा भाई 2-2 मिनट बुलवा लीजिए, आप लोगों ने क्या बोला मेरे सामने? आपने कुछ नहीं बोला मेरे सामने। उतने समय में आप ये बताते कि साहब 1 महीने में हमने विधानसभा का 4 कार्यक्रम किया, सेक्टर का 2 कार्यक्रम किया, या हम वहां गए 4 लोगों से मिले, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि कुछ सार्थक चर्चा पहल आप लोगों ने किया। लेकिन आपने किया भी होगा तो भी मुझे नहीं बताया। लेकिन यही करना चाहिए। 3 महीने 4 महीने जो भी इलेक्शन का समय आपके बीच में बचा है, वह दिशा निर्देश गाइडलाइन आपके पास है। उस दिशा निर्देश और गाइड में आपको पोलिंग बूथ का संगठन, और मुझे लगता है कि सबसे इंपॉर्टेंट वही, और वोट बढ़ाने या वोट बनवाने का, क्योंकि अब बहुत ज्यादा समय नहीं है कि मैं कुछ और बातें करूं। 3 महीने 4 महीने कोई बहुत बड़ा ज्यादा समय नहीं होता है। तो मेरा तो फोकस ये होगा, मेरा तो मानना यह है कि इस 3 महीने में आप विधानसभा के बूथों को टारगेट कर दीजिए, और जो आपका वोट न बना हो, कटा हुआ है, उनका वोट बनवाने का कार्यक्रम स्टार्ट कर दीजिए। और तीसरा कार्यक्रम कि आप चुनाव किसको लड़ाओगे, इस पे फोकस कर दीजिए। और जब आप इस पे फोकस कर देंगे तो भी हम इतने आत्मविश्वास के साथ कह सकते हैं कि आज की स्थिति से बहुत बेटर स्थिति आपके प्रदेश में आपकी हो सकती है। लेकिन आपको काम करना पड़ेगा। अच्छा है कि आपने भाईचारा यात्रा स्टार्ट की। मैं आ रहा था रास्ते में तो मुझे लगा, मेरे साथी मुझे बता रहे थे कि कम से कम नारा लगाता कोई जोश वाला आदमी बैठा देते। अब आपको ये तो सोचना चाहिए ना, जब गाड़ी चल रही है तो एक ऐसा आदमी बैठाओ, एक युवा लड़का बैठाओ जो नारा लगाए तो लगे ना जोश है। क्योंकि आपके शब्दों से भी बहुत कुछ आकलन हो जाता है कि आपका मनोबल कितने का लेवल क्या है। जब आप शब्द रखते हैं तो शब्दों से भी लेवल पता चलता है। अब माइक में ही नारे ऐसे लगा रहे हो, लेवल लग रहा है कि मनोबल गिरा हुआ। तो कम से कम मनोबल हाई रहे। और आप लोग अच्छी तरह जानते हो
कि बाहुबल से लड़ाई ये नहीं लड़ी जाती, न जीती जाती है। ये जो भी लड़ाई आप लड़ रहे हो, ये लड़ाई हौसले से, मजबूत इच्छा शक्ति से ही लड़ी जाएगी और जीती जाएगी। तो इसलिए नारे में ही दम नहीं लग रहा था। लेकिन जो भी साथी था कंटिन्यू वहां से लगाए चले आ रहा था। वो आदमी अकेले लगा रहा था, वो भी उसका हुआ। कम से कम इस तरह का चीजें, अब आप यात्रा चला रहे हो तो लोगों के अंदर एक मैसेज तो जाए। ठीक है, 2-4-5 गाड़ियां चली, झंडे लगे, नारे लगे, कुछ लोगों ने सुना, ये लगा कि हलचल तो है बीएसपी, तो सार्थक पहल तो है। लेकिन इस सार्थक पहल को रिजल्ट में तब्दील करने के लिए आपको पोलिंग बूथ पे तो जाना पड़ेगा। अगर सार्थक पहल करके आप वोट भी न डलवाने वाले आपके पोलिंग बूथ पे लोग हों, तो फिर उस सार्थक पहल का भी कोई बहुत औचित्य नहीं होता है। इसलिए पहल तो अच्छी है, आप लोगों ने 16 दिन घर चलाया है, अब इधर भी किया है तो अच्छा है। मुझे लगता है कि इसको करें और सहयोग भी आप लोगों को मिल रहा है। तो इस तरह का कार्यक्रम आप लोगों ने बनाया है। लेकिन सबसे बड़ा कार्यक्रम यह है कि आप वोट डलवाने के लिए आपको पोलिंग बूथों पे संघर्ष करना पड़ेगा, संगठन बनाना पड़ेगा। इसके साथ साथ हमारे तमाम सम्मानित साथी जो हमें प्रदेश में भी कभी कभी राय देते हैं, इधर भी मिलते हैं, मैं उनसे भी कहना चाहूंगा कि यह बहुजन समाज आज सर्व समाज का आंदोलन बना हुआ है। ठीक है, कभी कभी आप लोग बड़े दुखी हो जाते हैं, साहब उत्तर प्रदेश में क्या हो गया, ये हो गया, वो हो गया। ठीक है, थोड़ा मायूसी तो होती है, दुख तो होता है। लेकिन अगर उस दुख से दुखी रहिए तो मैं बार बार कहता हूं कि रिजल्ट अप डाउन होना ये चिंता का विषय नहीं है, ये चिंतन का विषय होना चाहिए। अब चिंता का विषय करेंगे तो जानते हैं, आपके घरों में भी लोग कहते हैं कि चिंता अगर शरीर को में आ गई, दिमाग में आ गई, तो फिर आप चिंता पूरी शरीर को खा जाती है। तो काहे को चिंता इतना कर रहे हैं? अभी हम उपचुनाव लड़ रहे थे आजमगढ़ में, हमने कोई नया संगठन तो नहीं बना दिया था ना। विधानसभा के तत्काल बाद अभी लोकसभा का उपचुनाव हुआ और हम वही वर्कर, जो वर्कर हम पीछे बनाए थे, वही वर्करों ने संघर्ष किया और थोड़ा सा अंतर से हम रह गए उपचुनाव भी, जबकि सब पूरा शासन प्रशासन लगता है। तो इसलिए अभी हम कमजोर नहीं हैं। हाँ, थोड़ा इतना जरूर है कि हमें दलित समाज के साथ हमें कुछ ऐसे समाज को भी जोड़ना पड़ेगा, भाईचारा बनाना पड़ेगा, जिसको हम जोड़ के हम आगे सत्ता तक पहुंच सके। हमें उस पर वर्क करना है, उस पर वर्क स्टार्ट हो चुका है। इसलिए हमने कहा कि अगर कमियां कहीं है तो चिंतन करके हम उस कमियों से सबक और सीख ले सकते हैं और सबक और सीख लेके फिर हम आगे संघर्ष या अपना मुकाम हासिल कर सकते हैं। वो प्रयास चल रहा है। इसलिए मैंने कहा आप लोग बहुत ज्यादा चिंतित हो जाते हैं और हमें लगता है कि अगर उस चिंतित होने से अगर बात बन जाती या चिंता करने से बात बन जाती तो हम भी आपके साथ चिंता करते बैठ के इसी जगह, लेकिन उससे बात नहीं बनेगी। इसलिए मैं पुनः आप लोगों से अपील करूंगा कि आपके पास बात करने के लिए या आपको किसी के को रिप्लाई करने के लिए, चाहे वो बीजेपी का हो, चाहे कांग्रेस का हो, चाहे आम आदमी पार्टी का हो, हम आम आदमी पार्टी का भी एक आध दो झंडा देंगे। अगर इस देश में सबसे ज्यादा दलित, पिछड़ा और गरीबों का विरोधी कोई है वो केजरीवाल है। मैं भी रास्ते में बता रहा था, मैंने कहा दिल्ली में भी एक भी वर्क इसने नहीं किया। मोहल्ला क्लिनिक की बात होती है, दिल्ली में एक मोहल्ला क्लिनिक नहीं। और यहां आके
मुफ्त बिजली इस देश में एक ट्रेंड चला हुआ है। मुफ्त राशन, मुफ्त बिजली। हम मुफ्त बिजली क्या करेंगे, हम मुफ्त राशन क्या करेंगे? तुम हमारे बेटे को शिक्षा दे के नौकरी दे दो, हम सब व्यवस्था कर लेंगे, लेकिन आप ये नहीं करोगे, क्योंकि आप केवल इतना करोगे कि हमें हाथ फैलाने वाला बना दोगे। हम 5 किलो 10 किलो राशन के चक्कर में आपके यहाँ हाथ फैलाते रहें। इसलिए हमने कहा कि इन दोनों लोगों की नीतियां बहुत ही खतरनाक है और हमें इससे सावधान होना चाहिए। इसलिए जितनी खतरनाक बीजेपी है उससे भी कहीं ज्यादा खतरनाक एक केजरीवाल है। इसलिए मैं आप लोगों से अपील करने आया हूं कि जो भी संगठन में तब्दीली करनी, हम बार बार आप लोगों से कहते हैं कि प्रदेश अध्यक्ष आपके बीच के हैं, आप यहीं के हैं, सब परिस्थितियों से आप अवगत हैं। बहन जी का दिशा निर्देश आपको दे दिया गया कि जिले बाडी में इतने लोग होंगे, विधानसभा बाडी में इतने लोग होंगे, सेक्टर में इतने लोग होंगे और पोलिंग पे इतने लोग होंगे। हम कहते हैं जिले का अब ठीक है, प्रदेश के लोग देख रहे हैं, लेकिन आप फोकस कर दो, क्योंकि चुनाव का समय आ गया। फोकस कर दो कि गांव स्तर पे हमारा पोलिंग बूथ बन जाए। इसलिए आप उस पर फोकस करें। हमने कहा प्रदेश की बैठक है, इस बैठक में भी कह रहे थे कि साहब एक एक दो दो नाम विधानसभा वाइज आपके पास आए, तो मुझे लगता है कि इस तरह का अगर आप लोग कर सकते हो तो इस पर भी आप लोग फोकस करो कि अब समय कम है। आप विधानसभा में अगर कुछ नाम है, हमने कहा वो वर्कर को भी हम वेटेज देंगे, क्योंकि वर्कर हम तो जिस भी स्टेट में कोऑर्डिनेटर होते थे, हम सबसे पहले बहन जी को ये कहते थे कि बहन जी हम तो सबसे पहले वेटेज देंगे अपने वर्कर को। वो कहती थी भाई अगर जीतने वाला कोई मिले तो देख लेना। मैंने कहा बहन जी जीतने वाला ठीक है, लेकिन वर्कर को मैं इसलिए बार बार कहता हूं कि वर्कर हमारा जब चुनाव लड़ता है तो बड़ी मजबूती के साथ लड़ता है, और चुनाव जीत जाए तो भी जिंदाबाद करता है, अगर नहीं भी जीत पाए तो भी वो जिंदाबाद ही करता है। और अगर हम नए पर विचार कर लेते हैं तो नया आता है, चुनाव जीत गया तो भी वो देखता है कि मंत्री कौन बनाएगा, और अगर चुनाव नहीं जीता तो चौराहे पे खड़ा होकर बहुजन समाज पार्टी के वर्करों को फिर गाली देना शुरू करता है कि हमारा तो सब खा गए, लूट गए। इसलिए मैंने कहा बहन जी कम से कम अगर हमें आंदोलन चलाना है, मूवमेंट चलाना है, तो हमें बहुत नजदीक तक नहीं सोचना होगा, मुझे थोड़ा दूर तक सोचना होगा कि विधायक बने, लेकिन उससे पहले हमारा मूवमेंट सुरक्षित रहे, ये हमें सोचना। इसलिए मैं आप लोगों से भी कहूंगा कि हमें वो लोग सबसे प्रिय होंगे जो मूवमेंट को सुरक्षित रखने वाले लोग होंगे, और वो कौन होता है? वो हमारा संगठन का साथी। इसलिए संगठन का साथी भी अगर चुनाव की लाइन में आता है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए कहीं न कहीं उस पर भी एक्सरसाइज होनी चाहिए। उसके लिए एक्सरसाइज प्रदेश के अध्यक्ष हैं, जिले के लोग हैं, प्रदेश के नेता हैं, हमारे दोनों इधर कोऑर्डिनेटर भी हैं। हम थोड़ा कम आ पाएंगे, लेकिन आप लोग तो इधर ज्यादा ही आ पाएंगे क्योंकि हमारे पास और भी स्टेट है। तो इसलिए बीच में इस पर भी एक्सरसाइज करिएगा। और हमारे साथियों ने कहा इधर भारद्वाज जी ने बड़ी मेहनत किया है, अभी मुझे मंच में बैठे बैठे ही। भारद्वाज जी जरा खड़े हो जाए जी, आपकी विधानसभा है। तो अभी मेरे साथियों ने कहा साहब भारद्वाज जी बड़ी मेहनत किए हैं, आज का कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किया। तो मेरे पास तो इतना ही है। मैंने कहा भाई देखो भारद्वाज जी मेहनत किए तो उनको विधानसभा का प्रभारी बना के काम कराओ, संगठन बनवाओ। टिकट देना होना तो बहन जी का काम है, लेकिन हम इतना कहेंगे कि वो तो बाद वाला मैटर है, लेकिन हम इतना कहेंगे कि पक्ष में थे, लेकिन मैंने कहा ये तो बहन जी का मैटर होता है। लेकिन फिर भी हम इतनी अपनी तरफ से कह सकते हैं कि हमारे संगठन को, जो भी विधानसभा का संगठन है, जिले का संगठन है, उस संगठनों से के साथ जाके संगठन बनाना। और बहुजन समाज पार्टी जाति धर्म मजहब की बात नहीं करती है। बहुजन समाज पार्टी कहती है कि अगर इस देश में भूखा है तो उसको रोटी मिलनी चाहिए। इस विचारधारा पे आप बात रखेंगे। और मैं ये कह दूं कि अगर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी नहीं होते, मैं पढ़ रहा था साहू जी को, मैं पढ़ रहा था फूले जी को, तो फूले जी ने भी
जब पाठशाला खोली, माता सावित्रीबाई फूले जब वहां पढ़ाने गई, तो उसमें भी जो 5 लड़कियों का नाम आया था, उसमें भी ब्राह्मण समाज की सबसे ज्यादा लड़की थी। जिस पाठशाला का जबरदस्त विरोध व्यवस्था के पोषक लोग कर रहे थे, उसमें भी शिक्षा प्राप्त करने के लिए ब्राह्मण समाज की लड़कियां चली गई थी। और बाबा साहब नहीं होते या बाबा साहब का संविधान नहीं होता तो इंदिरा गांधी जैसे को इस देश का पीएम बनने का भी मौका नहीं मिलता। इसलिए बहुजन समाज पार्टी कभी जात धर्म मजहब की नहीं, बहुजन समाज पार्टी कहती है कि इंसान के साथ जानवर जैसा सलूक नहीं होना चाहिए। इंसान है तो इंसान को इंसान का दर्जा मिलना चाहिए। इसलिए हमारी नीतियां किसी जाति धर्म मजहब के खिलाफ नहीं। हम तो खुद उस व्यवस्था में सताए गए, हमारा तो सबसे ज्यादा शोषण हुआ। और जिस व्यक्ति को अगर कोई बीमारी लग जाए, वह व्यक्ति उस बीमारी को कभी बढ़ाना नहीं चाहता, वो तो चाहता कि बीमारी जल्दी से जल्दी खत्म हो जाए। तो हम तो जाति व्यवस्था को ही खत्म करना चाहते हैं। इसलिए हमारे ऊपर अगर कोई लेबल लगाए कि हम जाति धर्म मजहब की बात करते हैं, तो एकदम गलत बोलता है। अगर जाति धर्म मजहब की बात कोई करता है तो इस देश में बीजेपी करती है, इस देश में कांग्रेस करती है, केजरीवाल करता है, और बहुजन समाज पार्टी कहती है इंसान है तो इंसान का दर्जा मिले। और बाबा साहब के सिद्धांत पे चल के समता मूलक समाज की स्थापना करना ही बहुजन समाज पार्टी का मकसद है। इसलिए मैंने जब ब्राह्मण की बात आ गई थी तो मैंने कहा एक टॉपिक तो मैं उसको खत्म कर दूं, लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा, आपका नाम पे इन्होंने बड़ी सार्थक चर्चा मुझसे की। साहब अच्छी मेहनत कर रहे हैं, तो मैं आपसे और विनम्र आग्रह करूंगा कि संगठन को लेकर आज के बाद ही जब अगली नेक्स्ट बैठक में आप मिलिए तो हमें ये जरूर बताएंगे कि साहब इस विधानसभा में इतने गांव हैं और इस गांव में हमने अपने साथियों के साथ 10 गांव, 20 गांव, 50 गांव हमने कवर किया है और उसमें ये चीजें हैं और हमने तो इस तरह का इस विधानसभा के और साथी कोई आया है? इस विधानसभा से कोई और साथी आया है आपके साथ जो हमारे संगठन का हो, विधानसभा का अध्यक्ष हो, विधानसभा का महासचिव हो? नहीं आया। आया है कोई? मुझे लगता है उनके साथ प्लान कर लेना आप लोग, या मेरा प्रदेश अध्यक्ष या हमारे इधर के साथी प्लान करेंगे, क्योंकि जब आप उत्सुक हैं तो मुझे लगता है कि अब 3 महीने का टाइम है, इसमें एफर्ट्स करना चाहिए, कोशिश करना चाहिए। इसलिए मैं टिकट तो माननीय बहन जी देंगी, लेकिन हम आपको अपने साथियों के आग्रह पे ये चाहेंगे कि भाई ठीक है, आप इधर के विधानसभा का प्रभारी का काम लेके आप कोशिश करो संगठन के साथ मिलकर इधर संगठन बनाएंगे, ठीक है। इसके साथ ये चेतराम को भी बता रहे थे। चेतराम जी कहाँ हैं? जी चेतराम जी अच्छा जिलाध्यक्ष रहे, वो हमें लगता है कि उधर चलिए, ये तो मंडी सदर वाली मंडी आपके नाम पर भी ये लोग चाहते हैं, लेकिन हमने वही लाइन आपके लिए भी है कि हम तो केवल विधानसभा का इंचार्ज बना सकते हैं, प्रभारी बना सकते हैं, कोऑर्डिनेटर बना सकते हैं। बाकी संगठन के साथ मिलकर आप लोग काम करें और अच्छा काम होगा। जब इधर के लोग आपके नाम को करेंगे तो हमें लगता है कि नेता से के पास भी नाम ले जाने का अधिकार हमारे पास है, और लास्ट मुहर तो उधर से ही लगती है, फाइनल तो उधर से ही होता है। लेकिन हम अपने साथियों के आग्रह पर ये भी कहेंगे कि चलिए ठीक है, विधानसभा में आप सदर हैं, ये विधानसभा सदर, तो आप वहां से भी, आपके इधर विधानसभा से कोई साथी आए हैं? अच्छा अच्छा जी 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 हम केवल इतना कहना चाहेंगे कि टाइम आपके पास है 2-3 महीने का, उसमें आज के बाद ही एक भी दिन खराब नहीं होना चाहिए। आप भी जब आप प्रदेश की बैठक में आएंगे तो आप इतना जरूर बताएंगे, खास तौर से ये जो हमारे साथी हैं जो संगठन के जुड़े हैं, आप भी अब जिलाध्यक्ष रहे हैं, तो आप इतना जरूर बताएंगे कि साहब 1 महीने में हमने इतने गांवों को कवर किया है, ये समीकरण है, ये थोड़ा सा चुनाव लड़े, संगठन में रहे, ताकि बहुजन समाज पार्टी की बात आगे बढ़े। इसलिए मैं पुनः आप सभी लोगों का आभार व्यक्त करते हुए
कि अब इस तरह का, ये तो प्रदेश की बैठक है, लेकिन इसके बाद जो विधानसभा, हमने पिछली बार भी कहे थे, जो विधानसभा आपको लगता है कि अच्छी है या नंबर 1 पे है, आप उसमें अपनी मीटिंग रखवाओ। मीटिंग में आप हमारे प्रदेश से जिसको ले जाना चाहते हो, कहीं अगर ये लगे हमारा थोड़ा कम लेना, लेकिन अगर लगे कहीं कि इस विधानसभा में आपको भी चलना है, तो मुझे लगता है उससे पहले एक आध मीटिंग हमारे साथियों की करा के फिर हमें भी उस विधानसभा में ले जाए, ताकि हमें भी ये लगे कि भाई उस विधानसभा में आपने मेहनत की है और हमें भी लगे कि भाई कैंडिडेट में दम है। तो ऐसा करेंगे तो मुझे और अच्छा लगेगा। इसलिए मैं पुनः आप लोगों का आभार व्यक्त करते हुए, काफ़ी समय आप लोगों ने इधर दिया है और हमें अंदाजा तो था नहीं कितना टाइम लग जाएगा, क्योंकि हम लोग उत्तर प्रदेश या किसी भी स्टेट में चलते हैं तो अगर बता दीजिए 100 किलोमीटर जाना है तो 100 किलोमीटर को मान लेते हैं कि 1.5 घंटे, या 100 किलोमीटर वैसे हाईवे है तो बल्कि और कम लगता है, 1.25 घंटे लगता है। अब यहाँ तो 100 किलोमीटर में मुझे लगता है 3.5 घंटे या 3.25 घंटे लग गया। तो इसीलिए अगर हम लेट हुए हैं तो हम आगे से ये उम्मीद करेंगे कि आप लोग मुझे नाइट स्टे वही करवा दो, एक दिन पहले ही बुला लो और वहाँ नाइट स्टे कर जाएंगे, फिर दूसरे दिन जब जितने बजे आप कहोगे उतने बजे हम कार्यक्रम में आ जाएंगे। क्योंकि यहाँ थोड़ा सा पहाड़ में चलने पर हमें लगता है कि 20 और 25 किलोमीटर का ही एवरेज आया है। इसलिए मैं पुनः आप लोगों से अपील करूँगा कि आप लोगों ने शुरुआत अच्छी की है। अब डोर टू डोर मैसेज जा रहा है, यात्राएं चल रही हैं। कल भी आप लोगों ने मेरा कार्यक्रम रखा है, परसों भी आप लोगों ने कार्यक्रम रखा है, रोज कार्यक्रम है, हमारे साथियों के कार्यक्रम चल रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष चल रहे हैं। हमें लगता है कि ऐसे ही अगर मेहनत आप लोग कर दें तो आने वाला विधानसभा जिस भी महीने में हो, अक्टूबर में हो, नवंबर में हो, बहुजन समाज पार्टी माने रखेगी, बहुजन समाज पार्टी को इग्नोर नहीं कर पाएगा। इन्हीं सब बातों के साथ पुनः आप लोगों का आभार व्यक्त करते हुए मैं अपनी बात को यहीं विराम दूंगा। जय भीम, जय भारत, जय बहुजन समाज, जय कांशीराम।